नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलने वाले हैं। हम भारी भरकम डेटा को डिकोड करके भारत और दुनिया की एक बिल्कुल साफ तस्वीर उकेरने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे उस मजबूत नींव से जो हमारे देश का ढांचा तय करती है, और फिर तेजी से आगे बढ़ेंगे आज की उन बड़ी घटनाओं की तरफ जो असल में हमारा कल तय कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। पहले हम जनगणना का इतिहास खंगालेंगे, फिर जनसंख्या और घनत्व के आंकड़ों को समझेंगे। उसके बाद कुछ अहम सामाजिक सूचकांकों पर बात होगी। फिर हम गियर बदलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर संधियों, हेल्थ इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी और आखिर में कुछ ग्लोबल और स्पॉट्स अपडेट्स पर आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं भाग 1 की तरफ, द फाउंडेशन, भारत की 2011 की जनगणना। अब देखिए, जनगणना कोई रातों रात शुरू होने वाली चीज तो है नहीं। इसका एक बड़ा गहरा और ऐतिहासिक सफर रहा है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जो पहली जनगणना हुई थी, वहां से लेकर 1881 में लॉर्ड रिपन के तहत शुरू हुई हर 10 साल वाली गिनती तक का सफर काफी दिलचस्प है। बीच में 1911 से 1921 का वो महाविभाजक दशक भी आया, जब आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। और यही सफर हमें लाता है 2011 की हमारी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना तक, जिसका बड़ा ही सटीक मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जब 2011 की ये विशाल कवायद पूरी हुई तो टोटल आंकड़ा पहुंचा 121.09 करोड़ पर। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। और अगर डेमोग्राफी की बात करें तो मामला थोड़ा सा असंतुलित था, जिसमें 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं दर्ज की गईं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास निकल कर आता है। अगर हम राज्यों को देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 16.51% आबादी बसती है, और दूसरी तरफ सिक्किम है, जहां देश की कुल आबादी का सिर्फ 0.05% हिस्सा मौजूद है। मतलब अपने ही देश के अंदर आबादी का ये क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है। ग्रोथ रेट के आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 2001 से 2011 के बीच पूरे देश की औसत दशकीय वृद्धि दर लगभग 17.7% थी, लेकिन मेघालय ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया और 27.9% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की। इसके ठीक उलट नागालैंड का आंकड़ा लिटरली माइनस में चला गया, -0.6%। बढ़ने के बजाय आबादी कम हो गई, जो सच में एक बहुत ही रेयर चीज है। खैर, इन करोड़ों लोगों की भीड़ को अगर हम सिर्फ एक सिंगल नंबर में समझना चाहें तो वो जादुई आंकड़ा है 382। यानी पूरे देश में औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 382 लोग रहते हैं। लेकिन एवरेज तो बस एवरेज होता है ना। जमीनी हकीकत के एक्सट्रीम्स देखिए। बिहार में उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, एकदम खचाखच भरा हुआ। और वहीं अरुणाचल प्रदेश के खुले और विशाल इलाकों में उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। चलिए अब डेमोग्राफी से आगे बढ़कर भाग 2 पर आते हैं, साक्षरता और सामाजिक सूचकांक। देखते हैं कि समाज के अंदरूनी ताने बाने की असली तस्वीर कैसी है। शुरुआत करते हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात से। नेशनल एवरेज है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इस पूरी लिस्ट में केरला इकलौता ऐसा राज्य है जो 1000 के आंकड़े को क्रॉस करके 1084 पर शान से खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का आंकड़ा सिर्फ 879 पर सिमट जाता है, जो साफ तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। पढ़ाई लिखाई का हाल देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% है, लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा जेंडर गैप छुपा हुआ है। जहां पुरुष साक्षरता 80.09% है, वहीं महिला साक्षरता 64.60% पर ही अटक जाती है। राज्यों में केरल 94% के साथ टॉप पर है और बिहार 61.80% के साथ सबसे नीचे। अब इन आंकड़ों को थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं। अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी को सिर्फ टोटल संख्या के आधार पर गिने तो सबसे ज्यादा आबादी यूपी और मध्य प्रदेश में है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम कुल आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पूरी कहानी पलट जाती है। तब पंजाब और मिजोरम नंबर 1 पर आ जाते हैं। नजरिए का ही तो सारा खेल है। खैर, ये तो बात हुई 2011 के उन ऐतिहासिक और ढांचागत आंकड़ों की। लेकिन एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है,
इन सबसे बाहर निकलकर देखें तो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में क्या चल रहा है। और इसी के साथ हम एंटर करते हैं भाग 3 में, द फास्ट मूविंग प्रेजेंट, यानी आज के करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत और यूएई की दोस्ती काफी मजबूत हो रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक नया सामरिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क साइन हुआ है। इतना ही नहीं, यूएई की एडनॉक के साथ पेट्रोलियम रिजर्व का समझौता और गुजरात के वाडीनार में एक जॉइंट शिप रिपेयर क्लस्टर का बनना ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी एनर्जी और समुद्री सुरक्षा को लेकर कितना प्रोएक्टिव है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अफ्रीका से एक काफी चिंताजनक खबर है। कोंगो और युगांडा में इबोला वायरस फिर से फैल रहा है और ये कोई आम स्ट्रेन नहीं है, ये बुंडी बुगियो स्ट्रेन है। WHO ने इसे लेकर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि फिलहाल इस स्ट्रेन की कोई भी वैक्सीन या दवा दुनिया में मौजूद नहीं है। मेडिकल साइंस से ही जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। महिलाओं में होने वाली आम हार्मोनल कंडीशन जिसे हम सब अब तक PCOS कहते आए थे, अब उसका आधिकारिक नाम बदलकर PMOS यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया गया है। मेडिकल कम्युनिटी का मानना है कि सिस्ट शब्द असल में भ्रामक था और ये नया नाम इस मेटाबॉलिक कंडीशन को ज्यादा सही और सटीक तरीके से डिफाइन करता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, पूरे 182 करोड़ रुपए। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ऑपरेशन रेडपिल के तहत इतनी बड़ी कीमत के कैप्टेगन ड्रग्स पकड़े हैं। ये एक बेहद खतरनाक और एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसे ग्लोबल लेवल पर जिहादी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ बड़े न्यायिक फैसले जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। लीगल अपडेट्स में एक बहुत ही अहम फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है। कोर्ट ने धार जिले के विवादित भोजशाला परिसर को मां सरस्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर माना है और इसी के साथ कोर्ट ने 2003 के उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने पास किया था। डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में तो भारत सच में नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। जरा सोचिए, काल भैरव नाम का एक AI पावर्ड लड़ाकू विमान बन रहा है। ऑपरेशन 777 के तहत पुर्तगाल में इसे डेवलप किया जा रहा है। 3000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज और 30 घंटे तक लगातार उड़ने की इसकी क्षमता है। वहीं अगर घरेलू स्तर पर देखें तो नियमों को आसान बनाने की दिशा में त्रिपुरा राष्ट्रीय अनुपालन कटौती पहल को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी सेक्शन, भाग 5 पर, पर्यावरण, खेल और कुछ अन्य ग्लोबल अपडेट्स। कुछ फटाफट माइलस्टोन्स देखते हैं। असम के काजीरंगा में पहली बार सॉफ्ट शेल कछुए को सैटेलाइट टैग लगाकर रिलीज किया गया है। ये कछुए असल में प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। स्पोर्ट्स में भारत ने ताशकंद की एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप में अपना डंका बजाते हुए पूरे 27 मेडल जीते हैं। उधर इराक को अली फलाही काधिमी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया है और इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल नेपाल के कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। 32 बार, है ना कमाल की बात। तो 1872 की पहली जनगणना से लेकर आज के AI फाइटर जेट्स और स्पेस टैगिंग तक हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि दशकों के जनसांख्यिकीय इतिहास और आज के इन तेज तकनीकी बदलावों का ये सारा डेटा हमारे आने वाले कल को कैसे आकार देगा, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।